हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस स्टडी। इस केस स्टडी में हम लोग स्टडी करने वाले हैं ऑन प्रिम सीक्वल सर्वर को एजोर के सीक्वल डेटाबेस पर माइग्रेट करना। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा ही माइग्रेशन सिनेरियोज में यूज़ होता हैगा। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि अगर आपने ये वीडियो आज एंड तक कंप्लीट देख ली और स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो किया तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाली है और आप उसके बाद बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी सिक्वल डेटाबेस को एजोर सिक्वल डेटाबेस पे बड़े आराम से माइग्रेट कर पाएंगे। मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके मैं इसमें हर डिटेल को इंक्लूड करूं और जितने भी क्वेश्चंस या आपके कोई डाउट्स हैं जो कि आपको ड्यूरिंग द माइग्रेशन आपको आ सकते हैं वो मैंने पहले से ही इस केस स्टडी में इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो आज की केस स्टडी काफ़ी डिटेल्ड है और काफ़ी यूज़फुल है। तो प्लीज़ इसको फॉलो करें और आइए अब अपनी केस स्टडी को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की केस स्टडी में जो बिजनेस सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग एक रिटेल कंपनी है जो कि अपने which is planning to modernize its legacy application by migrating its on-prem SQL Server database to Azure SQL database। तो बेसिकली अपनी लीगेसी एप्लीकेशन को वो मॉडर्नाइज करना चाहते हैं जिसमें ऑन प्रीम सिक्वल सर्वर को वो एजोर के सिक्वल डेटाबेस पे माइग्रेट करना चाहते हैं। दिस इज अवर बिजनेस सिनेरियो। उसके बाद हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे हम जानते ही हैं, हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि करंट कस्टमर का अभी एज इज इन्वायरमेंट या करंट इन्वायरमेंट क्या है। तो करंट डेटाबेस साइज इज अप्रोक्सीमेटली 1.2 टेराबाइट एंड द एप्लीकेशन प्रोसेस मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस डेली। तो 1.2 टेराबाइट डेटाबेस का साइज है और एप्लीकेशन जो नॉर्मली प्रोसेस करती है वो आपका मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन डेली प्रोसेस करती है। इसका मतलब एप्लीकेशन काफ़ी आपकी हैवी है, काफ़ी यूजर्स हैं और काफ़ी लोड है, तो उसके हिसाब से इसके ट्रांजैक्शंस काफ़ी कंटिन्यूसली होते रहते हैं, राइट। अब कस्टमर की एक रिक्वायरमेंट है माइग्रेशन के टाइम पे, बिकॉज जैसा कि हमने देखा अभी कि ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, इस पे हैवी हैं, एप्लीकेशन इज बिजनेस क्रिटिकल है, द कंपनी अलाउज ए मैक्सिमम डाउन टाइम ऑफ ओनली 15 मिनट्स ड्यूरिंग द माइग्रेशन। तो आप समझ ही गए हैं कि एप्लीकेशन क्रिटिकल है। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत लंबा डाउन टाइम मिल जाएगा, 2 आवर्स 3 आवर्स, जिसमें हम आराम से बैकअप लेके रिस्टोर करके अपने डेटाबेस को माइग्रेट कर दे। ऐसा सिनेरियो नहीं है। कस्टमर ने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बिजनेस क्रिटिकल है, मैं बहुत ज़्यादा डाउन टाइम आपको नहीं दे पाऊंगा, हार्डली इट विल अलाउ ओनली 15 मिनट्स। तो आपको अपना जो भी डिज़ाइन या स्ट्रेटेजी माइग्रेशन की डिसाइड करनी है उसमें आपको इसको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो जैसे कि आई हैव मेंशन, यू विल हैव टू टेक केयर और इंश्योर मिनिमल डाउन टाइम, डेटा कंसिस्टेंसी एंड ए स्मूथ ट्रांजिशन टू एजोर। तो तीन आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं माइग्रेशन के लिए। उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हुए ही आपको माइग्रेशन कंप्लीट करना है। तो यहाँ से अब आपको अपना आर्किटेक्ट वाला माइंड सेट अपना अप्लाई करना है और यहाँ पे मैं आपको अब पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे हम लोग इस ऑन प्रीम सिक्योर डेटाबेस को माइग्रेट करेंगे कंसीडरिंग ऑल दिस माइग्रेशन रिक्वायरमेंट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं हम अपनी। तो केस स्टडी ऑलरेडी आई हैव मेंशन, ऑन प्रीम सिक्वल सर्वर को हमें माइग्रेट करना है एजोर के सिक्वल डेटाबेस पर, राइट। तो जैसा कि मैंने अपनी पहले एक वीडियो जिसमें मैंने ऑन प्रीम सिक्वल सर्वर को सिक्वल एजोर सिक्वल के वीएम पे माइग्रेट किया था, उसमें भी मैंने आपको कुछ डिटेल शेयर की थी और मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। नॉर्मली एजोर में हमारे पास सिक्वल सर्वर के 3 वर्जन्स अवेलेबल होते हैं। पहला वर्जन होता है जहाँ पे हम एक सिक्वल सर्वर वर्चुअल मशीन पर इंस्टॉल करते हैं एजोर की। दूसरा ऑप्शन होता है एजोर का सिक्वल मैनेज इंस्टेंस और तीसरा वर्जन हमारा होता है एजोर का सिक्वल डेटाबेस, राइट। तो एजोर सिक्वल सिक्वल डेटाबेस बेसिकली पैस मॉडल पे काम करता हैगा और बाकी फर्स्ट वन जो है हमारा सिक्वल वर्चुअल मशीन, ये हमारा आईएएस पे काम करता है और एजोर सिक्वल मैनेज इंस्टेंस भी हमारा पैस पर काम करता हैगा। लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है कंट्रोल लेकर, किसमें कितना कंट्रोल मिलेगा, दैट इज अ डिफरेंस, ओके। तो अब दोस्तों अगर कस्टमर ने डिसाइड किया है कि वो एजोर सिक्वल डेटाबेस पे जाना चाहता है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही हो सकता है कि ऐसा क्यों उसने डिसाइड किया, उसका रीजन क्या है।
तो दोस्तों, जब भी हम किसी पैस सर्विस को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली हमारे कुछ बेनिफिट्स एडिशनल आ जाते हैं कंपेयर टू आईएएस मॉडल। तो यहाँ पे जो बेनिफिट्स है, सबसे पहला तो है रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। सीधी सी बात है, अगर आपने कोई पैस सर्विस यूज़ की है तो आपको मैनेजमेंट आपका बहुत रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एज्योर अपने आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके चलता है। जैसे कि एज्योर मैनेज द पैचिंग, जो भी आपकी सर्वर्स की पैचिंग होनी है, जो आपका बैकअप लेना है, आपका बैकअप चाहे आपका वीएम का लेना है, चाहे आपका डेटाबेस का लेना है, एंड मेंटेनेंस जो भी वो आपकी होनी है, पैचिंग होनी है। सो टीम्स नो लैंगर नीड टू मेंटेन फिजिकल सिक्वल सर्वर्स। तो आपका ये जो पूरा ओवरहेड है ये बच जाता है मैनेजमेंट वाला, पहला सिनेरियो या पहला बेनिफिट। उसके बाद हमारी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हाई अवेलेबिलिटी। एज्योर SQL डेटाबेस प्रोवाइड्स बिल्ट इन हाई अवेलेबिलिटी ऑफ 4 nines, ओके, SLAs, ensuring applications remain available without configuring complex clustering। तो अब आप सीधी सी बात है, अगर आप VM पे जाके SQL सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो आपको अपने सर्वर्स की अवेलेबिलिटी का खुद ध्यान रखना पड़ेगा, खुद आपको क्लस्टरिंग करनी पड़ेगी और आप पूरा सिनेरियो बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये पैस डेटाबेस यूज़ करते हैं तो वो आपकी हेडक नहीं है। आपको एज्योर ऑटोमेटिकली 4 times SLA देता है, अवेलेबिलिटी देता है, जिससे आपकी एप्लीकेशन हाईली अवेलेबल हो जाएगी विदाउट आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्लस्टरिंग और वो सब इंप्लीमेंट करने की हेडक आपकी नहीं रहेगी, राइट। तो हाई अवेलेबिलिटी आपको मिल गई। थर्ड है हमारा ऑटोमेटिक बैकअप्स। बैकअप की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एज्योर की है, ऑटोमेटिकली सब बैकअप्स वगैरह परफॉर्म करता है। जो भी पॉइंट इन टाइम रिस्टोर्स हैं, सब चीज़ें वो टेक केयर करता है आपकी बैकअप को लेकर, राइट। और फोर्थ पॉइंट जो हमारा बेनिफिट है वो हमारा इजीली स्केलेबिलिटी। देखिए, स्केलेबिलिटी मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑन प्रीम एप्लीकेशन में स्केलेबिलिटी का सबसे बड़ा इशू होता है, क्योंकि आपके पास वहाँ पे लिमिटेड सर्वर्स होते हैं और जब भी कभी आपकी एप्लीकेशन पे लोड बढ़ता है, आपके पास वो स्केलेबिलिटी नहीं आ पाती है, क्योंकि आप इमीडिएटली कोई भी सर्वर्स को इंक्रीज नहीं कर सकते ऑन प्रीम में। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलता है पैस में आके वो यही है कि आपके पास ऑटोमेटिक ऑटो स्केल और वो सब फीचर्स अवेलेबल रहते हैं, जिससे कि कभी भी आपके एप्लीकेशन पे डिमांड या लोड बढ़ता है ड्यूरिंग एनी फेस्टिवल सीजन और ड्यूरिंग एनी इवेंट और ड्यूरिंग एनीथिंग, इमीडिएटली आप ऑटो स्केल सेट कर दोगे और आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे नंबर ऑफ सर्वर्स इंक्रीज हो जाएंगे, और आप विदाउट एनी कॉन्स्ट्रेंट्स आपकी जो सर्वर्स हैं या आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्केल हो जाती है। तो आपका बिजनेस पे कभी भी इम्पैक्ट नहीं आता है और आपका बिजनेस ग्रो करता है बड़े आराम से, राइट। तो ये सब जो बेनिफिट्स हैं ये हमेशा पैस सर्विसेज में आपको मिलते हैं, और इसीलिए ज़्यादातर आर्किटेक्ट्स कोशिश करते हैं कि जितनी एप्लीकेशंस हमारी माइग्रेट होती हैं वो अल्टीमेटली पैस सर्विस यूज़ करें, बिकॉज पैस सर्विस में आपका ये सब फीचर्स आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ओके। तो चलिए, हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि हमारा जो कस्टमर है उसने इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए एज्योर सिक्वल डेटाबेस चूज किया है और वो इसी पर अपना ऑन प्रीम सिक्वल डेटाबेस को माइग्रेट करना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक हम आर्किटेक्चर अब देख लेते हैं उन्हें हाई लेवल। अभी हमारा जो भी करंट सिनेरियो है या जो हमारा टारगेट आर्किटेक्चर है, टारगेट आर्किटेक्चर के हिसाब से हमारा जो एक सिनेरियो बन के आता है उसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ऑन प्रीम इन्वायरमेंट है, ऑन प्रीम डेटा सेंटर है, जहाँ पे अभी हमारा ऑन प्रीम सिक्वल सर्वर चल रहा है। इस सिक्वल सर्वर को हमें एजोर में लेके आना है, तो ये हमारा एजोर का एनवायरनमेंट है, ओके। एजोर इन्वायरमेंट में हम अपनी कुछ सर्विस यूज करेंगे, जैसे कि एजोर डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस। इसका काम आपका डेटाबेस को माइग्रेट करना है, राइट। और ये हम माइग्रेट कहाँ पे करने वाले हैं, ये हम माइग्रेट करने वाले हैं एजोर के सिक्वल डेटाबेस में, जो कि हमारा पैस मॉडल है, राइट। अब सबसे बड़ी चीज एक और आती है कि जब भी हम कोई भी डेटा अपने ऑन प्रीम इन्वायरमेंट से माइग्रेट करते हैं एजोर में, तो आपको दोनों इन्वायरमेंट में एक कनेक्टिविटी डेफिनेटली चाहिएगी, अदरवाइज आपका डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको पता ही है, नेटवर्किंग में हमारे पास दो फीचर होते हैं, आइदर आप साइट टू साइट वीपीएन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं दोनों इन्वायरमेंट के बीच में, या फिर आप एक्सप्रेस राउट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कस्टमर ने के इन्वायरमेंट में वीपीएन साइट टू साइट कॉन्फ़िगर हुआ है। तो वीपीएन कॉन्फ़िगर होने से आपका बेनिफिट ये है कि ये वाला जो SQL सर्वर है अब आपका एज्योर में जो भी सर्विस है उनको कनेक्ट कर सकता है, और आपका डेटा इजीली यहाँ से माइग्रेट होके एज्योर में चला जाएगा ऑन प्रीम से, राइट। तो आई थिंक ये आर्किटेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा टारगेट आर्किटेक्चर है, यानी कि जो हमें अभी बनाना हैगा, ओके। ठीक है, हमें यहाँ तक क्लैरिटी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब डेटाबेस
को हमें माइग्रेट करना है, तो डेटाबेस को माइग्रेट करने से पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, हमेशा दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो दोस्तों, इन इस पॉइंट को आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, मिस नहीं करना है। जब भी आप कुछ भी माइग्रेट करते हो किसी भी इन्वायरमेंट में, पहले ये दो क्वेश्चंस हमेशा पूछने हैं आपको कस्टमर से, कि पहला यही कि डेटाबेस का साइज क्या है। बिकॉज अगर आपको साइज पता चल जाएगा, देन इट डिटरमाइंस हाउ लॉन्ग द माइग्रेशन में टेक। अब फॉर एग्जांपल मेरा डेटाबेस का साइज हैगा 50 GB, 100 GB डेटा, तो डेटाबेस का साइज कम है, तो ओके, मैं इसको इजीली ऑफलाइन माइग्रेट कर सकता हूँ रिस्टोर एंड बैकअप लेके। लेकिन दोस्तों, अगर मेरा डेटाबेस का साइज बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा और रिस्टोर बैकअप वाला मेरा नहीं चल पाएगा, राइट। दूसरा चीज़ है मेरा अलाउड डाउन डाउन टाइम। मेरी एप्लीकेशन का कितना डाउन टाइम मुझे अलाउड है। जैसे कि मेरी केस स्टडी में मुझे बताया था कस्टमर ने कि आई माई एप्लीकेशन इज बिजनेस क्रिटिकल एंड आई कैन हार्डली अलाउड 15 मिनट्स ऑफ डाउन टाइम, राइट। तो हमारा जो डाउन टाइम है इस केस में वो 15 मिनट्स है। तो बेसिकली इससे हमें पता चलता है कि हमें ऑनलाइन मोड में जाना है कि ऑफलाइन में जाना है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता है ऑलरेडी कस्टमर से। हमारे पास 1.2 टेराबाइट का डेटाबेस है, जैसा कि कस्टमर ने आई थिंक स्टार्टिंग में मेंशन भी किया था। अगर नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो 1.2 टेराबाइट का डेटाबेस है, और उसका डाउन टाइम का जो टाइम है दैट इज ओनली 15 मिनट्स, राइट। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ें मालूम होने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है माइग्रेट करने का। हम ऑनलाइन जाएं कि ऑफलाइन जाएं या क्या करें, राइट। तो यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट ने रिकमेंड किया है कि कभी भी आपको अगर ऑन प्रीम SQL सर्वर को अजोर SQL डेटाबेस पे माइग्रेट करना है फॉर लार्ज डेटाबेस, तो उन्होंने डेटाबेस का साइज भी दिया है कि अगर आपका डेटाबेस, इफ़ योर डेटाबेस इज 500 GB या उससे ज़्यादा है, अब उससे ज़्यादा में चाहे वो 1 TB है, चाहे 2 है, या उससे ज़्यादा है, 5 TB है, या फिर आपका डेटाबेस अगर प्रोडक्शन डेटाबेस है जहाँ पे कि आपका डाउन टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड्स ऑनलाइन माइग्रेशन, ओके, जिसमें कि आपको विच परफॉर्म्स एन इनिशियल डेटा कॉपी एंड कंटिन्यूसली सिंक्स द चेंजेस अंटिल द फाइनल कट ओवर। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। मैं इसको एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। अगर मेरे डेटाबेस का साइज 500 GB या उससे ज़्यादा है, मे बी 1 TB, 2 TB, 5 TB, वट एवर, या फिर मेरा कोई डेटाबेस जो प्रोडक्शन का डेटाबेस है, तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है आप उस केस में ऑनलाइन माइग्रेशन वाली अप्रोच को सेलेक्ट कीजिए, ओके। इस जब भी हम ऑनलाइन माइग्रेशन करते हैं दोस्तों, आपके दिमाग में एकदम से दो चीज़ें आ जानी चाहिए। पहला, उसमें जितना भी डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल हमारा 1.2 टेराबाइट का डेटाबेस है इस केस स्टडी में, तो सबसे पहले आपको 1.2 टेराबाइट डेटाबेस को यहाँ से उठाकर ऑन प्रिम से आपको अपने एजोर डेटाबेस में सेंड करना है, जिसको हम बोलेंगे इनिशियल डेटा कॉपी, ओके। इनिशियल डेटा कॉपी हमने पहले हम ये करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब भी हम आप ये वाला काम करते हैं इनिशियल डेटा कॉपी, हमारा जो है एप्लीकेशन उस समय डाउन नहीं होती है, एप्लीकेशन तब भी चल रही होती है। तो इसका मतलब जब ये इनिशियल कॉपी वाला काम चल रहा है, तब भी पीछे से हमारे ट्रांजैक्शंस कंटिन्यूसली आ रहे हैं और वो हमारे क्यू में कहीं लगते जा रहे हैं। तो वो क्यू हम रोक के रखते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन लॉग्स। तो ट्रांजैक्शन लॉग्स की आप समझो एक क्यू पीछे अलग बनी होती है, जहाँ पे कि हमारे उस टाइम पे जितने भी ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं वो वहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं। तो जैसे ही हमारा इनिशियल डेटा कॉपी 1.2 टेराबाइट का डेटा वहाँ पे कॉपी हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, एक हमारा रेप्लिकेशन चलता है जो कि हमारे उस ट्रांजैक्शन क्यू से जितने भी ट्रांजैक्शंस आए थे उनको उठाकर वापस फर्दर जो है आपके एजोर डेटाबेस में भेज देता है। तो इससे क्या होता है कि पहले आपका 1.2 टेराबाइट का इनिशियल डेटा कॉपी वहां पे पहुंच गई, उसके बाद उस टाइम पे जितने भी ट्रांजैक्शन लॉग्स आए थे, 100, 50, 1000, 2 लाख जितने भी आए थे, वो सारे के सारे आपके वहां से उठकर उसमें चले जाएंगे एजोर डेटाबेस में, जिससे क्या होगा, आपका पूरा डेटाबेस जो है ऑलमोस्ट सिंक में आ जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली हमारी दो फेजेस में होता है ऑनलाइन वाला, इनिशियल डेटा कॉपी एंड कंटिन्यूसली सिंक और रेप्लिकेशन अंटिल द फाइनल कट ओवर। तो इस तरह से हम ये अप्रोच लेके चलेंगे। मे बी मैं तो आगे आपको थोड़ा और बताऊंगा, बट ये एक आपको पहले पता होना चाहिए कि ऑनलाइन माइग्रेशन का मतलब ही दो स्टेप है, जिसमें पहला इनिशियल डेटा कॉपी, एक बड़ा जो चंक है हमारा डेटाबेस का, वो हमारा एजोर पे माइग्रेट हो जाएगा। उसके बाद एक छोटा चंक जिसमें कि हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं 1 GB 2 GB या जितने भी हुए हैं उस टाइम में,
फिर उसके बाद हम उनको भेजते हैं पीछे से। इस तरह से हमारा पूरा डेटाबेस, ऑलमोस्ट पूरा डेटाबेस चला जाता है। जो छोटे मोटे बचते हैं कट ओवर से पहले, वो हम एक बार फाइनल सिंक करके भेज के उस वाले डेटाबेस को स्टॉप कर देते हैं, राइट। तो ये हमारा एक प्रोसेस होता है ऑनलाइन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो हमने अभी सब कुछ अपना डिसाइड कर लिया है, हमारा डेटाबेस का साइज पता चल गया है, अप्रोच पता चल गई है। अब हमारा यहाँ से एक्चुअल माइग्रेशन स्टार्ट होता है कि माइग्रेशन कैसे करना है हमें, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो माइग्रेशन होगा वो दो फेज में होगा। कैसे? देखो, before migrating the 1.2 terabyte on-prem SQL Server database to Azure SQL Database, it is important to check whether the database is compatible with the Azure SQL Database। तो ओके, अब दोस्तों माइग्रेशन की हरी झंडी में मिल चुकी है कि ठीक है आप माइग्रेशन कर लीजिए, लेकिन क्या अभी एकदम से माइग्रेशन हम स्टार्ट कर दें? हमें ऑन प्रीम के डेटा को सीधा क्या हम अपने एजोर में ले जाएं? नहीं। यहाँ पे आपका दो फेज में अब माइग्रेशन होगा। पहला जो फेज आता है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटाबेस असेसमेंट करते हैं यूजिंग द डेटा माइग्रेशन असिस्टेंट। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटाबेस है उसको हम असेस करते हैं कि क्या ये डेटाबेस हमारा एक्चुअल में एजोर पे माइग्रेट हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, कोई इशू तो नहीं है, कोई चैलेंज तो नहीं है। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, आपको एक टूल दिया है जिसका नाम है डेटा माइग्रेशन असिस्टेंट। ओके, माइक्रोसॉफ्ट कहता है दोस्तों पहले आप सीधा माइग्रेट करने से पहले अपने डेटाबेस का चेक तो करवा लो कि भाई ये सुटेबल है भी या नहीं माइग्रेशन के लिए। तो इसके लिए इन्होंने एक टूल बना दिया डेटा माइग्रेशन असिस्टेंट, जो आपकी हेल्प करेगा ये मालूम करने में कि क्या वाकई ये आपका डेटाबेस माइग्रेट हो सकता है या नहीं, या कोई चैलेंज है। ओके, तो यहाँ पे डेटा माइग्रेशन असिस्टेंट इज ए माइक्रोसॉफ्ट टूल दैट एनालाइज द डेटाबेस एंड आइडेंटिफाई अनसपोर्टेड फीचर्स, जो भी अनसपोर्टेड फीचर हैं या कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं या कोई रिक्वायर्ड चेंजेस बिफोर माइग्रेशन, राइट। तो आपको कुछ भी अगर करना है, कुछ भी ब्लॉकेज है, कुछ भी दिक्कत है, तो ये टूल आपको पहले ही बता देगा। दिस हेल्प्स अवॉइड माइग्रेशन फेलियर्स एंड इंश्योर ए स्मूथर ट्रांजिशन। ठीक है, सीधा जाके आप माइग्रेशन स्टार्ट कर दो, फिर वहां पे आपको दिक्कतें आने लग जाएं, आपका माइग्रेशन फेल होना जाए, आपकी एनर्जी भी गई, टाइम भी गया, पैसा भी गया, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आप पहले सीधा माइग्रेशन स्टार्ट करने से पहले एक क्विक चेकअप कर लो, एक टेस्ट करवा लो अपना। उस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपका डेटाबेस कितना सुटेबल है। ठीक है, तो दोस्तों ये डीएमए जो टूल है, डेटा माइग्रेशन असिस्टेंट, जिसको हम शॉर्ट में डीएमए बोलते हैं, ये फ्री टूल है माइक्रोसॉफ्ट को। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी विंडो मशीन पर, या जो सीक्वल सर्वर है हमारा उस पे हम सीक्वल सर्वर होस्ट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। तो इसको हम किसी भी विंडो मशीन पर या कहीं पर भी इसको आराम से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये फ्री टूल है, ठीक है। ये टूल सोचो हमने इंस्टॉल डाउनलोड कर दिया और हमने इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद आफ्टर इंस्टॉलेशन द माइग्रेशन टीम कनेक्ट्स डीएमए टू ऑन प्रीम सीक्वल सर्वर इंस्टेंस कंटेनिंग द 1.2 टेराबाइट डेटाबेस एंड सेलेक्ट एजोर सीक्वल डेटाबेस एज द टारगेट प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों अब जब डीएमए टूल का काम ही यही है कि उसको ये देखना कि क्या हमारा जो सोर्स डेटाबेस है, ऑन प्रीम डेटाबेस है, क्या वो हमारा एजोर सीक्वल डेटाबेस से कंपेटिबल है। तो इसको बेसिकली दोनों डेटाबेस के साथ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, हैंड इसको हाथ मिलवाना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, ऑन प्रीम डेटाबेस को भी कनेक्ट हो जाता है और आपका एजोर सीक्वल डेटाबेस से भी कनेक्ट हो जाता है, ताकि इन दोनों से बात करके तभी तो मालूम करेगा ना कि क्या आप क्या चीज़ कहाँ पे भेजना चाह रहे हैं, क्या चैलेंज है, राइट। तो सिंपल सी बात है, हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, अच्छा दोस्तों, कुछ प्री रिक्विजिट हमेशा आप ध्यान में लेके चलो, जब भी कोई भी टूल आपको रन करना है या आपको कुछ भी करना है, हमेशा आपको प्री रिक्विजिट पता होने चाहिए, राइट। तो सबसे पहला, बिफोर रनिंग डेटा माइग्रेशन असिस्टेंट फॉर असेसिंग योर डेटाबेस, कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि नेटवर्क कनेक्टिविटी। मशीन रनिंग द डीएमए मस्ट हैव नेटवर्क एक्सेस टू द ऑन प्रीम सिक्वल सर्वर इंस्टेंस। ऑन प्रीम सिक्वल सर्वर से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड परमिशन होनी चाहिए। द यूजर अकाउंट शुड हैव रीड एक्सेस टू द डेटाबेस एंड मेटा डेटा, ठीक है। अब आपका जो ये टूल है ये तभी तो कुछ भी एनालाइज कर पाएगा जब इसके पास परमिशन होंगी। अगर आपने परमिशन नहीं दी है इसको, रिक्वायर्ड रीड की, रीड एक्सेस की, तो ये डेटाबेस में कुछ पढ़ ही नहीं पाएगा, कोई किसी भी टेबल को, किसी भी इंफॉर्मेशन को वहां से निकाल नहीं पाएगा, राइट। तो ये परमिशन आपके पास इन हैंड होनी चाहिए, पहले से ही कॉन्फ़िगर होनी चाहिए इस टूल के लिए। और तीसरा है सपोर्टेड इन्वायरमेंट। डीएमए शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन ए विंडो मशीन विद .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड एंड कंपैटिबल विद द SQL सर्वर वर्जन बीइंग असेस्ड। ओके,
SQL सर्वर के कुछ वर्जन्स हैं जो कि सपोर्टेड हैं डीएमए में, जो कि 2008 R2 एंड ऑनवर्ड्स हैं बेसिकली, राइट। तो ये टूल आपका ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी इंस्टॉल कर देंगे, आपको कुछ विंडो मशीन ही चाहिएगी जिसपे डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो, और ये आपका जो SQL सर्वर कंपैटिबल वर्जन्स हैं उन्हीं को केवल असेस कर पाएगा। ऐसा नहीं कि 2008 R2 से पहले का कोई वर्जन आपने पिक कर लिया, वहाँ पे ये टूल आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। ओके, तो मेक श्योर कि आप ये प्री रिक्विजिट को पहले पढ़ें समझें और इसके हिसाब से ही अपना आगे बढ़ें, ठीक है। तो हमने इंस्टॉल कर दिया था, उसको कॉन्फ़िगर कर दिया था डीएमए को। उसके बाद अब सीधा हमें इसको रन करना है। रन करने के लिए इसको डेटा माइग्रेशन असिस्टेंट को ओपन करेंगे इस टूल को, और उसमें एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे जिसमें सेलेक्टिंग एजोर सिक्योर डेटाबेस एज द टारगेट प्लेटफॉर्म, ठीक है। टारगेट प्लेटफॉर्म भी अपना सेलेक्ट कर देंगे जो कि हमारा जो सिक्वल डेटाबेस है, ठीक है। उसके बाद हम अपना असिस्मेंट को रन करेंगे, और रन करने के बाद डीएम में क्या करेगा, अपने जो अब ऑन प्रीम डेटाबेस है उसमें जाएगा, सब इन्फॉर्मेशन निकाल के लाएगा, सब चीज़ें चेक करेगा, देखेगा कि क्या है जो सिक्वल डेटाबेस के हिसाब से, और फिर एक एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपका डीएमए टूल ने अपना काम कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जब ये रिपोर्ट आई है तो इस रिपोर्ट का क्या इन्फॉर्मेशन आती है इसमें। ओके, तो आफ्टर रनिंग डीएमए ऑन द SQL सर्वर ए सिंपल रिपोर्ट में लुक लाइक दिस। तो ये रिपोर्ट जो आपकी आएगी उसमें आपके पास तीन कैटेगरी में इंफॉर्मेशन आएगी। ओके, पहला ये बताएगा कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या आपका जो ऑन प्रीम वाला SQL सर्वर है और जो आपका एजोर SQL डेटाबेस है, अभी उनमें कोई कंपैटिबिलिटी इशू तो नहीं है। तो यहाँ पे आपको तीन कंपैटिबिलिटी इशू मिले हैं, ठीक है। कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं हो गया, जो आपका डेटाबेस अभी रन कर रहा था और जो अब आप सिक्वल डेटाबेस पे जा रहे, कोई फीचर ऐसा तो नहीं जो अब हट गया है या डेप्रिशिएट हो चुका है। तो ऐसे दो हमें इश्यूज मिले हैं। कोई ब्लॉकिंग इशू है, एक मिला है। तो इस तरह से इसने माइग्रेशन रेडी टेबल्स 98% रेडी फॉर जल सिक्वल डेटाबेस। 98% हमारा जो सिक्वल है अभी ऑन प्रीम वाला वो रेडी है एजोर पे जाने के लिए, लेकिन ये कुछ इश्यूज हैं जो उन्होंने हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है। तो अब आप सीधा तो एजोर पे नहीं जाओगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि माइग्रेशन फेल होगा मेरा, 2% से ही फेल हो, लेकिन 2% से फेल होगा मेरा। तो ये, बट ए फ्यू फीचर्स मस्ट बी मॉडिफाइड बिफोर माइग्रेटिंग टू एजोर SQL डेटाबेस। तो यहाँ से आपको एक हिंट मिल गया है कि हमारा डेटाबेस में कुछ इश्यूज हैं माइग्रेशन से पहले, जिस पे हमें काम करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। एक बार ये सब चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी तब आप लोग बिल्कुल यू आर गुड टू स्टार्ट और गो फॉर द माइग्रेशन, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो पार्ट है, ये रिपोर्टिंग वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन किया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कि बेसिकली अगर मैं कंपैटिबिलिटी इशू बोल रहा हूँ तो एक एग्जांपल के साथ थोड़ा सा मैंने बताया कि वो क्या इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉस डेटाबेस क्वेरीज यूज इन द 1.2 डेटा सर्वर डेटाबेस। अभी जो ऑन प्रीम का डेटाबेस है उसमें क्रॉस डेटाबेस क्वेरीज हुई हैं। क्रॉस डेटाबेस का मतलब एक डेटाबेस की टेबल है, एक टेबल हमारी दूसरे डेटाबेस की, और वहां पे हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाया तो वो आपको क्रॉस डेटाबेस क्वेरीज हुई है, ठीक है। ये सब चीजें हमारी सिक्वल सर्वर जो ऑन प्रीम वाला होता है या जो हमारा सिक्वल सर्वर वीएम पे चलता है वो फुल फ्लैश सिक्वल सर्वर होता है, वहां पे ये सब चीजें अलाउड हैं या सपोर्टेड हैं। लेकिन जो एजोर सिक्वल डेटाबेस होता है इसके अंदर थोड़ा सा फीचर कुछ कम होते हैं, जिस जैसे कि क्रॉस डेटाबेस क्वेरीज वाला फीचर इसमें सपोर्टेड नहीं है एजोर SQL डेटाबेस में। तो अगर आपकी ऑन प्रीम में ये सब कुछ चल रहा है और जब आप इसको माइग्रेट करोगे तो ये आपके एजोर SQL डेटाबेस पे नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे एजोर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स db डॉट ऑर्डर्स। ओके, एजोर SQL DB कैन नॉट क्वेरी अनदर डेटाबेस डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि आप दूसरे डेटाबेस की टेबल को अपनी क्वेरी में यूज कर सको, राइट। तो पहला वाला आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। इसके लिए सॉल्यूशन बताया, मूव रिक्वायर्ड टेबल्स इनटू द सेम डेटाबेस। आप अपने डेटाबेस में ही उस वाली टेबल को भी मूव करो या कुछ भी करो, बनाओ, क्रिएट करो, राइट। ऐसे ही हमारे जो फुल फ्लैश सिक्वल सर्वर है हमारा वीएम वाला या ऑन प्रीम वाला, वहाँ पे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे जॉब, बहुत सारे जो जॉब्स होते हैं, शेड्यूल टास्क होते हैं, उनको रन करते हैं, राइट। लेकिन एजोर SQL डेटाबेस में SQL एजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका कोई भी जॉब आपका रन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, नाइटली जॉब दैट अपडेट्स ऑर्डर रिपोर्ट्स। कुछ भी आपका नाइट में जॉब चल रहे हैं जो आपके कुछ रिपोर्ट बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो एजेंट वाला काम यहाँ पे SQL DB में नहीं है। तो उस केस में ये बोलते हैं आपको रिप्लेस विद एजोर ऑटोमेशन लॉजिक एप्स और व्हाटएवर, राइट। उस केस में आपको ये जो जॉब्स हैं ये SQL में ना बना के आपको
एजोर की जो दूसरी सर्विसेज हैं जैसे एजोर ऑटोमेशन है या लॉजिक एप्स है या फंक्शंस हैं, उसमें आपको लिखना पड़ेगा और वो जॉब्स आपको वहां से चलानी पड़ेंगी, राइट। तो थोड़ा सा ये काम आपको करना पड़ेगा उस केस में। ऐसे ही CLR ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन द स्टोर्ड प्रोसीजर, स्टोर्ड प्रोसीजर में कई बार हमें कुछ अपना कस्टम लॉजिक लिखना होता है, तो हम एक CLR या .NET का फंक्शन लिख देते हैं, उसको यूज कर लेते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर में। लेकिन ये वाला फीचर भी हमारा एजोर SQL डेटाबेस में सपोर्टेड नहीं है। CLR code may not run in the Azure SQL DB. For example, .NET function used for custom calculations. तो ये कह रहा है कि रीराइट लॉजिक यूजिंग T-SQL और एप्लीकेशन कोड, तो यहाँ पे भी आपको अपना कोड चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग गया है कि बेसिकली प्रॉब्लम किस तरह की आएंगी। तो जो फीचर्स हमारे फुल फ्लैज SQL सर्वर में होते हैं, अगर तो आपका जो SQL डेटाबेस है एजोर वाला, पायस वाला, ये समझो आपका 70 या 80% ही फीचर्स इसके अंदर होते हैं, तो ये कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ सकती हैं, ओके। सेकंड जो सिनेरियो टेबल में हमारा था, डेप्रिशिएटेड फीचर्स, जो कि दो फाउंड हुए थे। डेप्रिशिएटेड का मतलब जो चीज़ें हमारी चल रही थी अब हमने उनको बंद कर दिया है, वो अब आगे हमारे नए वर्जन्स में नहीं आ रहा है। जैसे कि पहले टेक्स्ट एंड टेक्स्ट करके डेटा टाइप चलता था, वो बंद हो गया है। तो पॉसिबल सॉल्यूशन इसका बताया उसने कि आप या तो वेर कैर यूज़ करो या एन वेर कैर यूज़ करो, राइट। ऐसे ही ओल्ड सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर, कुछ पहले के प्रोसीजर बने हुए थे जैसे कि बैकअप वगैरह के लिए, तो उसको अब वो कह रहा है कि रिप्लेस करो अपने नए मॉडर्न अल्टरनेटिव्स के साथ। तो कुछ चीज़ें टाइम टू टाइम अपने वर्जन्स में डेप्रिशिएट करते ही हैं, आपको पता ही है, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि जब आप माइग्रेट कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें डेप्रिशिएट हो गई हैं। यानी कि अब हमें आपको टैक्स और अनटैक्स अब नए वाले वर्जन में या SQL डेटाबेस में मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा नहीं तो आपका जो भी एग्जिस्टिंग कोड है वो फेल हो जाएगा। तो इस केस में आपको कहीं ना कहीं उनको या तो कन्वर्ट करके रीराइट करना पड़ेगा ताकि वो आपका चल जाए आपका उसमें, राइट। कुछ चीज़ें ब्लॉकिंग इश्यूज हैं जो ये आपको फिक्स करने होंगे माइग्रेशन से पहले, जैसे कि लिंक सर्वर यूज इन द क्वेरीज। Azure SQL DB cannot connect to external SQL server directly. For example, select star from server2.inventorydb.products. दो आपके अलग अलग आपके सर्वर चल रहे हैं, आप उन सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं और कनेक्ट करके फिर क्वेरी बना रहे हैं अलग अलग सर्वर्स की। ये सब चीज़ें मैंने जैसे बताया आपके फुल फ्लैश सर्वर पे चल जाती है लिंक सर्वर वाली फीचर, ओके। लिंक सर्वर का मतलब अलग अलग दो सर्वर को लिंक कर देना, राइट, एक ही क्वेरी में। लेकिन एजोर SQL डेटाबेस में सब कुछ नहीं चलता है, तो इसके लिए फिर से आपको अपने डेटा को एजोर में मूव करना पड़ेगा या आपको कुछ और इंटीग्रेशन के मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। दोस्तों मैं सॉल्यूशंस भी बहुत डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन इतना डिटेल में जाना फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो मैं आपको एक हाई लेवल चीजें बता रहा हूँ, इस पे आप फर्दर थोड़ा सा और अपना फिर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, ओके। ऐसे ही कुछ सर्वर लेवल कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंसीज हैं जो कि ब्लॉक कर रही हैं। एजोर SQL डेटाबेस डज नॉट अलाउ सर्वर लेवल सेटिंग्स, ओके। तो ये इसमें सॉल्यूशन ये है कि सर्वर लेवल सेटिंग अगर अलाउड नहीं है तो आप उनको डेटाबेस लेवल पे या एप्लीकेशन लेवल पे ले आओ ताकि वहाँ पे वो चल जाए। तो इस तरह से आपके जो तीन बेसिकली ब्लॉकिंग इश्यूज आपको मैंने ऊपर बताया था, एक मिला था केवल, राइट। तो ये एक सैंपल है, आपकी रिपोर्ट में कुछ भी आ सकता है और कितने भी इश्यूज आ सकते हैं, तो आपको सबसे पहले इन सब चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा, अपने डेटाबेस में फिर कुछ चेंजेस करने होंगे, उसके बाद फिर आप माइग्रेशन के लिए जाओगे, राइट। तो दोस्तों फेज वन जो हमारा था प्रिपेयर एजोर, अब हमारा जो ये फेज कंप्लीट हो गया है, अब हम फेज टू में आते हैं बेसिकली, राइट। तो फेज वन में हमने सारे अपने इश्यूज देखे समझे, ब्लॉकिंग, डेप्रिशिएटिंग, कंपैटिबिलिटी वाले, उनको हमने करेक्ट किया मे बी। उनको करेक्ट करने के बाद हमने सब चीज़ों को, हो सकता है हम एक बार दोबारा से अपना DM में चलाएं और उसके बाद हम देखें कि हमें यहाँ कोई इशू नहीं मिल रहा है। जब हमें कोई इशू नहीं मिल रहा है तब हम फेज टू में जाएंगे जहाँ पे अब एक्चुअल माइग्रेशन का काम हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फेज टू यानी कि एक्चुअल माइग्रेशन के लिए एजोर ने आपको एक दूसरी सर्विस दी है माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसका नाम है डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस, ओके। Once all DMA assessment issues and blocking problem for the 1.2 terabyte on-prem SQL Server database are resolved, the migration team proceed with the actual migration process, right? तो नॉर्मली हम यही तो चाह रहे थे कि हमारा सब कुछ इश्यूज पता चल जाएं, सब क्लैरिफाई हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ये सब हमारा हो गया है, अब हम बिल्कुल रेडी हैं अपने डेटाबेस को, ऑन प्रीम डेटाबेस को माइग्रेट करने के लिए, ठीक है। Azure Database Migration Service supports SQL Server 2000 R2 and later versions, which cover most enterprise environments, right? मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अभी बता रहा हूँ, जो आपकी DMS सर्विस है वो SQL Server 2000 R2 और उसके बाद वाले वर्जन्स को ही सपोर्ट करती है और
मोस्टली एंटरप्राइज जो इन्वायरमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करती है। तो आप जब भी ये चीज़ें करें तो आप प्लीज़ वर्जन्स को एक बार जरूर चेक कर लें, ठीक है। चलिए अब हमारा स्टेप स्टार्ट करते हैं एक्चुअल माइग्रेशन के लिए क्या क्या करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर द एज़्योर डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस। ऑब्वियसली सबसे पहले हम इस सर्विस को ही कॉन्फ़िगर करेंगे, क्रिएट करेंगे, क्योंकि यही सब कुछ करने वाली है माइग्रेशन का प्रोसेस, राइट। तो अब हम एज़्योर पोर्टल में जाएंगे, वहाँ पे एज़्योर डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस को क्रिएट करेंगे और उसको क्रिएट करेंगे किसी एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे यार वर्चुअल नेटवर्क के अंदर क्यों करनी है ये सर्विस, ठीक है ना। इसका आंसर पॉइंट टू में है, बेसिकली वो बोलता है वी नेट इज रिक्वायर्ड बिकॉज डीएमएस मस्ट सिक्योरली कनेक्ट टू द ऑन प्रीम SQL सर्वर होस्टिंग द 1.2 टेराबाइट डेटाबेस यूजुअली थ्रू द वीपीएन एक्सप्रेस राउट, ओके। अब आप लोगों की समस्या ये है कि आपका जो डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस है वो एजोर में है, आपका जो डेटाबेस है वो ऑन प्रीम में है, दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट है। तो आप वहाँ का डेटा या इस सर्विस को उससे कनेक्ट कैसे करोगे, कुछ ना कुछ तो आपको लिंक बनाना पड़ेगा। लिंक बनाने के लिए आपने क्या देखा, लिंक बनाने के लिए फिर मैंने आपको बताया था ये ऑन प्रीम में आपका ये 1.2 टेराबाइट का आपका ऑन प्रीम SQL डेटाबेस है। ये एजोर डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस है, ये कहाँ पर है, अभी माइक्रोसॉफ्ट एजोर में है, जिसके अंदर एजोर वर्चुअल नेटवर्क है। जब भी आपको अपना कुछ भी ऑन प्रीम से कनेक्ट करना है तो आपको एक वर्चुअल नेटवर्क बनाना पड़ेगा। इस वर्चुअल नेटवर्क में ही आपका ऑन प्रीम यहाँ पे आपका गेटवे होगा, गेटवे के थ्रू आपका दोनों इन्वायरमेंट कनेक्ट हो जाएंगे और इसी वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू, गेटवे के थ्रू ऑन प्रीम का जो आपका रिक्वेस्ट है वो आपके एजोर डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस तक आ जाएगी या कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अभी काफ़ी नेटवर्किंग की दो चीज़ें और भी हैं, वीपीएन गेटवे वगैरह वो सब चीज़ें, लेकिन ऑन ए हाई लेवल आप बेसिकली एक वर्चुअल नेटवर्क बनाओगे एजोर में और उसके अंदर ही अपनी एजोर डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस को रखोगे या क्रिएट करोगे, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या है, दिस अलाउ डीएमएस टू एक्सेस बोथ द सोर्स डेटाबेस ऑन प्रीम एंड द टारगेट एजोर SQL डेटाबेस। अब आपकी ये सर्विस बीच में आ गई है यहाँ पे एजोर के अंदर, ऑन प्रीम से कनेक्ट कर लिया आपने वीपीएन के थ्रू, तो आपका ये इसको भी कनेक्ट कर पा रही है। और आपका जो SQL डेटाबेस है एजोर का वो आपकी पैस सर्विस है, राइट। पैस सर्विस को हम वीनेट में नहीं बना सकते, तो पैस सर्विस आपकी वीनेट से बाहर रहेगी। लेकिन हम इसको वीनेट में कैसे एक्सेस करेंगे, आपको पता ही है, प्राइवेट एंड पॉइंट्स का एक कंसेप्ट होता है जहाँ पे हम किसी भी पैस सर्विस को अपने वर्चुअल नेटवर्क में एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द प्राइवेट एंड पॉइंट्स। तो ये यहाँ पे इतना डिटेल नहीं दिखाया गया है, बट एक्चुअल में SQL डेटाबेस का एक प्राइवेट एंड पॉइंट क्रिएट होगा। उस प्राइवेट एंड पॉइंट के थ्रू क्या होगा, आपका यहाँ पे एक सबनेट होगा और आपको उस सबनेट का एक आईपी मिल जाएगा इंटरनल इसी वीनेट के अंदर। तो आपका जो डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस है वो सीधा आपकी SQL डेटाबेस को कनेक्ट कर पाएगी। ये थोड़ा सा नेटवर्किंग का डिटेल्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे। मैं अभी उतना डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन जब आप एक्चुअल में काम करोगे इस पे तो आपको थोड़ा सा ये सब डिटेल भी देखनी पड़ेंगी कि कैसे कैसे चीज़ें कनेक्ट हुई हैं, कहाँ पे प्राइवेट एंड पॉइंट बना है, क्या सबनेट्स बनेंगे, वो कैसे आपस में कनेक्ट करेंगे, राइट। लेकिन उन्हें हाई लेवल आर्किटेक्चर ये रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट पॉइंट में बेसिकली हमने इस एजोर डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस को ऑन प्रीम SQL सर्वर के साथ और अपने SQL डेटाबेस दोनों के साथ कनेक्ट कर लिया है, राइट। कॉन्फ़िगर सोर्स एंड टारगेट कनेक्शंस, ठीक है। इसमें हम स्पेसिफिकली आप सोर्स कनेक्शन बताओगे, ऑन प्रीम SQL का नाम दोगे। उसके बाद आप टारगेट कनेक्शन बताओगे जहाँ पे आप जो SQL डेटाबेस सर्वर का नाम बताओगे। और डीएमएस वैलिडेट्स कनेक्टिविटी बिफोर स्टार्टिंग द माइग्रेशन। तो फिर डीएमएस आपका इन कनेक्टिविटी को वैलिडेट करेगी, कनेक्टिविटी जब इस्टेब्लिश हो जाएगी उसके बाद ही आपका माइग्रेशन स्टार्ट होगा स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में हम एकदम से पूरा डेटा माइग्रेट नहीं करते हैं, सबसे पहले हम स्कीमा माइग्रेट करते हैं। तो बिफोर मूविंग द डेटाबेस स्कीमा, स्कीमा का मतलब आप समझते ही हैं, उसमें हमारे जितने भी डेटाबेस में टेबल्स हैं, इंडेक्सेस हैं, व्यूज हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं, उन सब का स्कीमा हम केवल लेके आते हैं, स्ट्रक्चर केवल, डेटा नहीं। टेबल का अगर आपकी आपकी 10 टेबल हैं, 10 टेबल में जितना भी आपका टेम्पलेट है उन टेबल्स का, वो सब का सब आपका टेबल वहां पे जाके टारगेट डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा। यानी कि आपने एक अपना टेम्पलेट हर चीज का रेडी करके रख लिया है पहले ही, ठीक है। तो आप इसको बोलते हैं स्कीमा, डेटाबेस स्कीमा माइग्रेशन, ओके। दिस इज यूजुअली डन यूजिंग द डेटा माइग्रेशन असिस्टेंट और स्कीमा स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे डीएमए के थ्रू स्कीमा का पूरा टेम्पलेट आपका जो डेटाबेस में पहुंच चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमारा वहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है, सब स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, यहाँ से अब हम अपना माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टेप 4 में माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं और आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन माइग्रेशन लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने हमें पहले ही बता दिया था कि अगर आपका 500 जीबी से ज़्यादा का डेटा है तो आप उसको ऑनलाइन
माइग्रेट करेंगे, राइट। तो हमारा यहाँ पे 500 GB इज ग्रेटर देन है, ठीक है, 1.2 TB है। तो हम यहाँ पे ऑन प्रीम ऑनलाइन अप्रोच यूज करेंगे। तो डीएमएस परफॉर्म्स एन इनिशियल फुल कॉपी ऑफ, आई थिंक इसकी इट इज नॉट रिक्वायर्ड, full copy of 1.2 terabyte database from the on-prem SQL Server to Azure SQL Database. And after that, this happens while the application continues running, so user can still access the system. दोस्तों इस चीज को बिल्कुल मैंने पहले भी बताया था, इसको एक बार दोबारा से समझ लो, याद कर लो, रट लो, दिमाग में फिट कर लो। ऑनलाइन डेटाबेस माइग्रेशन का मतलब है सिंपल, दो फेज में होगा, दो स्टेप में होगा। पहले एक इनिशियल फुल कॉपी जाएगी जिसमें आपका पूरा डेटाबेस जो है ऑनलाइन आपका ट्रांसफर होगा। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन तब भी चलती रहेगी। एप्लीकेशन चलने का मतलब यह है कि यूजर्स कंटिन्यूसली अपने ट्रांजैक्शंस करे जा रहे हैं। कोई अगर बैंकिंग एप्लीकेशन है तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, पैसा निकाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, तो वो ट्रांजैक्शंस मेरे एक ट्रांजैक्शंस लॉग की सेपरेट क्यू है, वहाँ पे स्टोर होते रहेंगे। और उसके बाद जब मेरा ये फुल कॉपी कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं उस ट्रांजेक्शन क्यू को भी वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मेरा इनिशियल फुल कॉपी माइग्रेशन हुआ। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि 1.2 टेराबाइट डेटाबेस को कॉपी करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, राइट। और ये आपको पता होना भी चाहिए, राइट। तो अब आपने एक एस्टिमेशन निकाला, डेटाबेस का साइज मेरा 1.2 टेराबाइट है। आपकी सबसे बड़ा ट्रांसफर के केस में आपको नेटवर्क बैंडविड्थ पता होनी चाहिए। आप वीपीएन यूज कर रहे हो, एक्सप्रेस राउट कर रहे हो। तो अगर मैं मान के चलूँ मेरी 1 Gbps की मेरी बैंडविड्थ है, राइट। 1 Gbps जब मैं बोलता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप स्मॉल बी ऑब्जर्व करना, यहाँ पे मैंने स्मॉल बी बोला है, और दैट इज इक्वल टू 125 Mbps। बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। दोस्तों नेटवर्क बैंडविड्थ जो हमेशा चलती है वो बिट्स में चलती है। स्मॉल बी रिप्रेजेंट हियर बिट्स, ओके। सम हमेशा जो नेटवर्किंग की जो बैंडविड्थ होती है वो बिट्स में चलती है। स्मॉल बी रिप्रेजेंट द बिट्स एंड द कैपिटल बी, इफ यू ऑब्जर्व हियर एम बी, इट्स बेसिकली एम बी, बी कैपिटल बी रिप्रेजेंट बेसिकली बाइट, ओके। सो यहाँ पे आपको सिंपली थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 Gbps है तो 1 Gbps इज इक्वल टू 1024 आपका मेगा बिट्स हो जाएंगी। 1024 का अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से उसको बाइट बनाने के लिए, तो ये 125 MB आएगा बेसिकली। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो अगर कोई आपको 1 Gbps की नेटवर्क बैंडविड्थ बता रहा है तो बेसिकली वो 125 MB का डेटा ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि आपकी फाइल्स जितनी भी होंगी वो बाइट्स में होती हैं, और जो आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ होती है वो बिट्स में होती है। तो हम बिट्स को बाइट्स में जब कन्वर्ट करते हैं, तो ये 1 Gbps की नेटवर्क बैंडविड्थ बेसिकली 125 MB निकल के आती है, राइट। तो अगर मेरा 1.2 टेराबाइट डेटा है, इसको मुझे 125 से डिवाइड करूंगा मैं, तो लगभग मेरा जो टाइम आएगा वो सेकंड्स में निकल के आएगा। उसको मैं अगर आवर्स में कन्वर्ट करूंगा फाइनली, तो लगभग 2.5 से 3 घंटे का मेरा टाइम लग जाएगा इसको, ठीक है। तो बेसिकली जब आपने ऑनलाइन अपना डेटा ट्रांसफर करना शुरू किया है, तो आपका 3 घंटे में आपका पूरा डेटा आपके ऑन प्रीम सिक्वल सर्वर से उठकर आपके एजोर डेटाबेस में माइग्रेट हो जाएगा, जो कि आपका इनिशियल फुल कॉपी होगा, ठीक है। चलिए, अब इनिशियल फुल कॉपी होने के बाद, while the initial full copy is running, the application continues performing the transaction such as insert, update and delete। ये सब चीजें भी चल रही हैं साथ साथ, ओके। These operations are recorded in the SQL Server transaction log। एक मैंने आपको बताया अलग से, आपकी क्यू समझ लो, क्यू है ट्रांजेक्शन लॉग्स की, जहाँ पे ये सारे ट्रांजेक्शन आपके स्टोर होते जा रहे हैं, राइट। विच कंटिन्यूज टू ग्रो ड्यूरिंग द माइग्रेशन। अब आपके जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको 3 घंटे लगे माइग्रेशन करने में, 3 घंटे में हो सकता है, और आपके 20 GB का डेटा आपका ट्रांजेक्शन्स का इकट्ठा हो गया ट्रांजेक्शन लॉग में। क्योंकि जैसा कि हमने केस स्टडी के स्टार्टिंग में बताया था कि मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इसमें, राइट। ये काफ़ी क्रिटिकल एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा यूजर्स इस पर एक्सेसिबल रहते हैं, राइट। तो जो भी मेरा डेटा है, मान लिया मैंने 20 GB का, मैंने मान लिया कि 20 GB का मेरा लगभग ये ट्रांजेक्शन लॉग कलेक्ट हो गए हैं यहाँ पे, राइट। तो आफ्टर द इनिशियल कॉपी कंप्लीट्स, जैसे ही वो आपकी कॉपी कंप्लीट होगी, डीएमएस रीड्स द ट्रांजैक्शन लॉग्स एंड रेप्लिकेट्स दोस पेंडिंग चेंजेस टू एजोर सिक्वल डेटाबेस, कीपिंग बोथ डेटाबेस सिंक्रोनाइज। तो बेसिकली अब ये क्या करेगा, इस 20 GB को भी यहाँ से ऑन प्रीम से उठाएगा, और ये कहाँ पे भेजेगा, इसको एजोर डेटाबेस में माइग्रेट कर देगा, राइट। तो आपका ये वाला काम भी आपका ये करेगा यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर दैट, राइट। ट्रांजैक्शन लॉग्स, राइट।
तो दोस्तों आपको समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, दो पार्ट में इसको कंप्लीट किया। पहले इनिशियल कॉपी को भेज दिया, वहाँ पे भेजने का रीजन फटाफट सब चीज़ें चली गई। उसके बाद जो हमारा ट्रांजैक्शन लॉग था हमने उसको भी भेज दिया, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम क्या कह रहे हैं अभी, 1.2 TB प्लस हमने 20 GB डेटा बेसिकली हमने सेंड कर दिया है एजोर डीबी पर अपने, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे अब बिल्कुल क्लियर हो गया, सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम कैसे डेटाबेस डेटा को ऑनलाइन भेज रहे हैं, ठीक है। दो पार्ट में भेज रहे हैं, पहले एक इनिशियल कॉपी 1.2 TB वाली, और दूसरी वाली हमारी ट्रांजेक्शन लॉग। दोस्तों जब ये 20 GB, आप एक क्वेश्चन फिर पूछ सकते हैं मुझसे कि जब 20 GB वाला डेटा जा रहा है तो उस समय भी तो हमारा कुछ ट्रांजेक्शन चल रही होंगी, डेफिनेटली वो चल रही होंगी, तो वो हमारे लॉग्स में फिर इकट्ठी होंगी, समझ लो। और तब तक हम ये वाला पार्ट भेज रहे हैं, ओके। चलिए हमारा एक फाइनल स्टेप आ गया जहाँ पे हमें फाइनल कट ओवर करना है। अब हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को जब हमारा पूरा डेटा सिंक्रोनाइज हो गया है, जो हमारा ट्रांजेक्शन लॉग भी चले गए हैं, तब हम अपनी एप्लीकेशन को एक टाइम के लिए रोकते हैं। उस टाइम पे परफॉर्म द फाइनल सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द रिमेनिंग ट्रांजेक्शन लॉग्स। अब जब हम एप्लीकेशन को रोक देंगे, उस टाइम तक हमारे लॉग्स में जो भी हमारा कुछ भी डेटा अगर बचा हुआ है, क्योंकि पहले हमारे ट्रांजेक्शन लॉग में 20 GB था, लेकिन अब 20 GB नहीं होगा, 20 GB हम ऑलरेडी भेज चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी छोटा मोटा बचा होगा, मान लिया 1 GB या कुछ MB जो भी बचा होगा, उसको भी एक बार हम भेज देंगे। एप्लीकेशन स्टॉप हो चुकी है आपकी, तो नया डेटा तो कुछ नहीं आएगा। अब जो भी आपका बचा हुआ पड़ा है ट्रांजेक्शन लॉग में, केवल वो उठा के आपको वापस ट्रांजेक्शन लॉग वाले को आपको वहाँ भेजना है। तो आपने सपोज जो भी आपका डेटा था पेंडिंग, वो भी भेज दिया है। अब आपका पूरा ऑन प्रीम का डेटाबेस और आपका एजोर का डेटाबेस दोनों बिल्कुल सिंक में आ गए, बराबर साइज में आ गए दोनों, राइट। जब दोनों बिल्कुल बराबर साइज में आ गए, तब आप क्या करोगे, अब अपने डेटाबेस का जो आपकी एप्लीकेशन का जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग को अब आप ऑन प्रीम सिक्वल सर्वर से हटाकर एजोर के सिक्वल डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग से अपडेट कर देंगे, ताकि आपका जो ट्रैफिक है आने वाला, वो आपका माइग्रेट हो जाए या आपका डाइवर्ट हो जाए अब आपके नए सिक्वल डेटाबेस की तरफ, ठीक है। तो ये सब, ये जो हमारा छोटा सा सिंक है फाइनल डेटाबेस का, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग को अपडेट करके और अप करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ओवरऑल जो ये फाइनल कट ओवर है हमारा, एक मिनिमम से टाइम में हो जाएगा। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड डाउन टाइम फॉर द 1-2 TB डेटाबेस माइग्रेशन टिपिकली 10 to 15 मिनट, तो इसमें ड्यूरेशन में ये इजीली परफॉर्म हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों इस पूरे स्टेप्स के बाद, आफ्टर 6 स्टेप, finally, after the final cutover, your 1.2 terabyte database is fully migrated from the on-prem SQL Server to Azure SQL Database PaaS within the allowed downtime of 10 to 15 minutes. कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आप लोगों ने अपना डेटाबेस माइग्रेट कर दिया है कस्टमर की नीड का ध्यान में रखते हुए, केवल 10 से 15 मिनट्स के अंदर। तो आई थिंक जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमारी रिक्वायरमेंट मीट हो गई है, राइट। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमने ऑनलाइन माइग्रेशन किया है, तो डेफिनेटली हमें कुछ भी ज़्यादा डाउन टाइम की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि हमें कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं करना था जहाँ पे हमें डाउन टाइम की ज़रूरत होती। हमें कुछ एक दो चीज़ें करनी थी जो कि हम उस शॉर्ट डाउन टाइम में परफॉर्म कर पाए, राइट। तो बेसिकली द एप्लीकेशन नाउ कनेक्ट्स डायरेक्टली टू द एजोर सिक्वल डेटाबेस व्हाइल एजोर मैनेज बैकअप्स, पैचिंग एंड हाई अवेलेबिलिटी। तो दोस्तों आपके कस्टमर को, आपको याद है, आप उसने दो तीन चीज़ें आपको बताई थी। उसने बोला था मुझे डाउन टाइम कम चाहिए, आपने डाउन टाइम कम रखा, अपनी एप्लीकेशन को माइग्रेट कर दिया, उसके बाद वो पैस पे लेकर आया है। तो पैस पे लाने के बाद जब आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे रन हो रही है, तो ऑटोमेटिकली उसके बैकअप्स मैनेज हो रहे हैं, पैचिंग अपने आप हो रही है, एप्लीकेशन हाई अवेलेबल हो गई है। कुछ भी सर्वर डाउन होता है, कुछ भी होता है, उसको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि एज्योर अपने आप ही अपने नए सर्वर्स या जो आपका सिक्वल है उसको मेंटेन करता है हाई 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 अवेलेबिलिटी को। उसके अलावा दिस माइग्रेशन हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस द इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड इंप्रूव द स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, राइट। अब आगे कभी भी कोई भी इवेंट आती है, कोई सेल्स आती है, कुछ भी आता है, कितना भी लोड उसका बढ़ जाए, चाहे 5 टाइम्स चाहे 10 टाइम्स, उसका डेटाबेस कभी भी डाउन नहीं होता है। उसका डेटाबेस ऑटो स्केल्ड है, ऑटोमेटिकली स्केल कर जाता है। जब आपकी सेल्स खत्म हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली स्केल, उसकी जो सर्वर्स हैं वो कम हो जाते हैं, राइट। और इससे आपकी जो रिलायबिलिटी है, आपकी जो एप्लीकेशन की, वो बढ़ जाती है, राइट। तो जो भी कस्टमर की एक रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की, आपने उनको सबको फुलफिल किया विद इन द टाइम लिमिट। कस्टमर इज़ वेरी हैप्पी। तो दोस्तों ये जो केस स्टडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। आपके जितने भी माइग्रेशन होते हैं उस एप्लीकेशंस के डेटाबेस सब में यूज़ होता है, और डेटाबेस में मैक्सिमम हम या तो एजोर माइग्रेट मैनेज इंस्टेंस पे जाते हैं या सिक्वल डेटाबेस पे जाते हैं। तो दोस्तों ये केस स्टडी आपको बहुत हेल्प करने वाली है, प्लीज़ इसको आप बहुत ध्यान से देखें, समझें।
और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना शुरू कीजिए, ताकि मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको और डालूं। और आपके जो भी कमेंट या क्वेश्चंस आए आप मुझे पोस्ट करें और मैं फिर आपकी हेल्प करूं। आपके साथ साथ मैं भी सीख रहा हूं, मेरे साथ आप भी सीख रहे हैं, तो आई थिंक टुगेदर वी विल ग्रो। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत आई थिंक लंबी भी हो गई है, लेकिन आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहे और आप लोग इससे पूरा बेनिफिट ले सकें और अपने करियर में ग्रो कर सकें। चलिए, थैंक यू सो मच। और अभी आज का स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।